हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था मेटलर्जी, और आज हम क्लास 11 का टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट बोरॉन फैमिली पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बोरॉन फैमिली आपका जितने भी आप लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा है, उन सबसे काफी इजी और काफी सिंपल चैप्टर है। आई होप कि आप लोगों को काफी इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने नाइट्रोजन फैमिली अच्छे से समझा है तो इन सब फैमिली में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बच्चों। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बोरॉन फैमिली। जैसा हम अदर फैमिली में प्रॉपर्टीज लिखते थे, तो बोरॉन फैमिली क्या होता है बच्चों? आपका कौन सा ग्रुप है? थर्ड ए ग्रुप होता है बच्चों, ये बात तो आप जानते हो। अब सबसे पहले एटम कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये होते बच्चों एटम आपके। अब बोरोन को हमें क्या, बोरोन का अगर मैं ध्यान से समझना, बोरोन का आप लोग सब कुछ इन सब में आप सब कुछ जानते हो। डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसलिए अब इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बोरॉन फैमिली पहले पढ़ाया, क्योंकि अभी अभी आपने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है। ठीक है, हीलियम, नीना और करीना, जेरोक्स करते रहना। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, यहां पर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं अगर बोलना चाहूं यहां पर कि इसका थर्ड ए ग्रुप का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड ए ग्रुप का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा बच्चों? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर जल्दी बताओ, यहां पर हो जाएगा NS2 NP1। क्या हो जाएगा बच्चों? NS2 और NP1। ठीक है, आगे नोबल गैस आ जाएंगे तो इस चीज को ध्यान रखो। तो यहां पर ये आपका सेकंड पीरियड, यह आपका थर्ड पीरियड, यह आपका फोर्थ पीरियड, यह आपका फिफ्थ पीरियड, यह आपका सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, तो पीरियड मैंने लिख दिया। अब आप लोग बता सकते हो यहां पर 2s2 2p1, 3s2 3p1। अब यहां से क्या होगा बच्चों? 3d10 4s2 4p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम अभी सारा सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हटाऊंगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम आधी प्रॉपर्टीज की देख लेंगे। ठीक है, 5s2 5p1 और यहां पर आएगा 4f14 5d10 6s2 6p1। These are the general electronic configuration of this boron family। काफी इजी है। अब मैं अकरेंस की बात करूंगा। सबसे पहले अकरेंस आपका क्या होगा बच्चों? इसमें इसका अगर अकरेंस देखना चाहूंगा तो अकरेंस आपका बोरोन इन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सबसे पहला बोरोन आपका लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बोरोन इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। मैंने जो फैमिली आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई है वही एग्जाम में सबसे ज्यादा आएगी। नाइट्रोजन फैमिली सबसे ज्यादा आएगी। बोरोन इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट मींस व्हाट? 0.0001%। ठीक है, 0.001% ऑफ अर्थ क्रस्ट में 0.001% आपका अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है बच्चों। ये जैसा कि आप लोग जानते हो काफी इजी और काफी सिंपल है बच्चों। ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इजी लगेगा। एल्यूमिनियम आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल है बच्चों, मेटल है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या लिखे? एल्यूमिनियम आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल है। तो मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ पे तीसरा मोस्ट अबंडेंट मेटल है। अगर मैं बात करूं यहां पर एल्यूमिनियम, तो आपको मिल गया एल्यूमिनियम का अकरेंस आपका काफी ज्यादा होता है। गैलियम, इंडियम और थैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आपका लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसमें ज्यादा अकरेंस में बात नहीं करना,
लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिस्ट अमाउंट में क्या होता है बच्चों, ये आपका प्रेजेंट होता है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझो। यहां तक हमने अकरेंस के बारे में अच्छे से जान लिया है। अकरेंस, आई होप कि आप लोगों को अकरेंस के बारे में अब अच्छा नॉलेज हो चुका होगा, कोई इतना आपको इसमें याद नहीं करना है। अगर मैं बात करूं अब इसमें अगली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। अब मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडियाई। इस जर्नल अगर मैं बोलना चाहूं कि एटॉमिक रेडियाई डाउन टू द ग्रुप, व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करता हूं, क्या टॉप टू बॉटम मूव करता हूं, तो आपके जनरली क्या होता है, जनरली एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज। इसका मतलब आप लोगों का ऑर्डर क्या होगा, आप लोगों का ऑर्डर होगा बोरोन से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा इंडियम, इंडियम से बड़ा होगा थेलियम। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आपके एल्यूमिनियम और गैलियम में आती है। अब देखो गैलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, गैलियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। ये ऑर्डर गलत है, ये मैंने आपको बताया कि जनरली ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, यहां एक्सेप्शन है। 3d सीरीज का, यहां पर 3d का क्या होता है बच्चों, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग होने की वजह से 3d का क्या होता है बच्चों, पुअर शील्डिंग होने की वजह से आपका इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो आपका सही ऑर्डर क्या होगा, इसके बाद गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा इंडियम, इंडियम से बड़ा होगा थेलियम। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोरॉन फैमिली कि रेडियस आपका किसका बड़ा होगा। ठीक है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को देख लेते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम साथ साथ ही देखते जाएंगे बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए इसमें। ठीक है, काफी इजी और काफी सिंपल वे में हम इसको देखेंगे ताकि आपको समझने में भी इजी पड़े। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी टॉपिक है और काफी सिंपल है। जितना आप लोग इसको याद करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक का एक ही सच है, कोई भी कितना भी बोले कि समझने वाला टॉपिक है, तो समझने वाला तो है ही सही, साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रीड करने वाला टॉपिक ही है। समझने के साथ साथ आपको मैक्सिमम अमाउंट में आपको रीड करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आप जानते हो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा एज जनरल, ठीक है, क्या होगा, बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लिस्ट साइज होगी। ठीक है, बोरोन के बाद आपकी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थेलियम। अब आप बोलोगे सर ये तो यहां पर एक्सेप्शन है, ये तो हमको समझ में आता है। ठीक है, तो एक्चुअली पहला एक्सेप्शन कहां आ जाएगा बच्चों, ये वाला ऑर्डर आपका गलत होगा। पहला एक्सेप्शन आपका किसका होगा, गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, फिर इसके बाद थेलियम। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि देखो यहां पर तो डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होगी, डी ऑर्बिटल की आपकी पुअर शील्डिंग आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप समझ सकते हो बच्चों अच्छे से, शील्डिंग आ जाएगी। और यहां पर आप लोग समझ सकते हो कि थेलियम में कौन से ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग आएगी बेटा, फॉर एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो यहां पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस बार क्या आएगा सही, ये वाला तो ऑर्डर हमने सही कर लिया था, लेकिन इस बार आएगा थेलियम, थेलियम के बाद इंडियम। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले जर्नल बनाओ, फिर आपको देखो उसमें क्या क्या गलत हो सकते हैं, ये वाला गलत होगा, लिख लिया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैंने आपको ये भी बताया, तो ये आपका इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। अब आपको पता है कि वहां मूव करेंगे तो क्या होगा। अब देखो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग जानते हो, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को मुझे बताने का कोई इतना जरूरत भी नहीं है, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से क्या होगा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कि IE3 आपका सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका IE2, फिर आपका IE1।
क्योंकि I3 में कैटायन का बढ़ जाएगा। अब कैटायन बढ़ जाएगा मतलब E/P रेशियो आपका कम हो जाएगा, मतलब एटॉमिक साइज भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और आपका एटॉमिक साइज भी अगर आपका कम हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस अगर आपका कम होगा तो अपने आप आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो वो I3 के लिए +3 कैटायन बनेगा और वो I2 मतलब +2 कैटायन बनेगा, और +2 का कैटायन का एटॉमिक रेडियस जनरल आपका कम होगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयोनिक रेडियस और आपका और एटॉमिक रेडियस दोनों ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इतना वेरिएशन नहीं है। अगला मैं नीचे बता देता हूं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, जैसा कि आप लोग जानते हो, व्हेन वी मूव टू द डाउन टू द ग्रुप, जब हम डाउन टू द ग्रुप मूव करते हैं तो आपके ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझते हैं ध्यान से कि अगर मैंने बोला बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद थेलियम, तो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा। अब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा तो अगर मैं बोलना चाहूं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, अब देखो बोरोन आपका +3 शो करेगा, एल्यूमिनियम आपका +3 शो करेगा, ये आपका +3 और +1 शो करेगा, ये आपका +1 और +3 शो करेगा, ये आपका +1 शो करेगा। देखो ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने यहां +3 +1 लिखा है, यहां +1 +3 लिखा है, ऐसा क्यों? देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो जिसकी अकरेंस ज्यादा होगी वो मैंने पहले लिखा है। ठीक है, तो गैलियम का +3 ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू +1। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। देख ही सकते हो इसमें डाउन टू द ग्रुप जा रहे तो +1 ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने कितनी बार बता दिया आपको, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से आपका क्या होगा, थेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहां तक तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। लेकिन अब इसमें मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, अब देखो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए एक्सेप्शनल पॉइंट। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपसे पूछ लेगा घुमा के कभी भी पूछ सकता है। अब देखो गैलियम फॉर्म GaCl2, गैलियम फॉर्म GaCl2 एक्सप्लेन। अब देखो गैलियम आपका क्या फॉर्म करता है, GaCl2 फॉर्म करता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आप समझ सकते हो गैलियम GaCl2, आप बोलोगे GaCl2 में गैलियम पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली गैलियम GaCl2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ GaCl2 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Ga+1 एंड GaCl3 माइनस, Ga+1 एंड GaCl4 माइनस, सॉरी GaCl4 माइनस, मतलब कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, Ga+1 और GaCl4 माइनस। अब आप देख सकते हो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, और यहां पर कितना है, +3। तो एक्चुअली में ये हुए GaCl2 नहीं है, क्या है, Ga+ और GaCl4 माइनस। इस चीज को ध्यान से समझो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ठीक है, TA थेलियम। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, थेलियम आपका, देखो थेलियम को इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की वजह से थेलियम आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप के अल्कली मेटल की तरह शो करता है। किसकी तरह शो करता है, फर्स्ट ए ग्रुप की अल्कली मेटल की तरह। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, थेलियम फॉर्म एलम लाइक अल्कली मेटल, थेलियम फॉर्म एलम लाइक अल्कली मेटल। देखो अल्कली मेटल में आपका, देखो यहां पर ध्यान से समझना, अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम आपका कभी भी एलम नहीं बनाएगा, बाकी सारे अल्कली मेटल आपके एलम बनाएंगे। ये मैंने पॉइंट आपको अल्कली मेटल का बताया। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दूंगा, बच्चों आप खुद सोच के बोलो। अब देखो थेलियम आपका क्या,
थेलियम आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है बच्चों, स्टेबल है। जब थेलियम आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका स्टेबल होता है तो इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी फर्स्ट अल्कली मेटल के साथ मैं इसकी प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकता हूं, मतलब अल्कली मेटल की तरह इसकी प्रॉपर्टी मैच हो जाती है। अब फर्स्ट अल्कली मेटल की तरह इसकी प्रॉपर्टी मैच होगी तो फर्स्ट अल्कली मेटल आपका बनाता है M2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। यहां पर क्या होता है, फर्स्ट अल्कली मेटल होता है। अब देखो फर्स्ट अल्कली मेटल होगा, अब देखो फर्स्ट अल्कली मेटल की तरह इसकी प्रॉपर्टी होगा, तो इसीलिए यहां पर देखो यहां पर M का ऊपर +1 है, M के ऊपर क्या है बच्चों +1 है, तो यहां पर आपका थेलस एलम बना देगा। क्या बना देगा, थेलस एलम भी बना देगा। ये कौन सा एलम बनाएगा बच्चों, थेलस एलम। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आपके डायरेक्टली पूछ लेता है कोई क्वेश्चन। तो इस एलम का नाम क्या होगा बच्चों, थेलस एलम। क्या नाम होगा, थेलस एलम, थेलस एलम। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एल्यूमिनियम होता है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका किसका होगा, एलम का, सॉरी मतलब एल्यूमिनियम का, सॉरी। तो यहां पर अगला प्रॉपर्टी में बात करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, अगर मैं बोलना चाहूं कि शुरुआत में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगा बच्चों, घटेगा, देन आफ्टर आपका बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बोरोन का होगा, बोरोन के बाद अब जस्ट उल्टा होगा, बोरोन के बाद जस्ट आपका उल्टा होगा थेलियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद आपका गैलियम का, और सबसे कम एल्यूमिनियम का। तो शुरुआत में आपका क्या होगा बच्चों, फर्स्ट ये फॉल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत भयानक, फिर आपके इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। शुरुआत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होगी बच्चों, कम होगी, देन आफ्टर इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा थेलियम का, फिर इंडियम का, फिर मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखो ये मान लिया, यहां पर मैंने बोरोन मान लिया, यहां पर मैंने एल्यूमिनियम मान लिया, यहां पर मैंने थेलियम मान लिया, यहां पर मैंने इंडियम मान लिया, यहां पर मैंने इंडियम मान लिया, और यहां पर मैंने क्या मान लिया, थेलियम ऊपर मानूंगा, सॉरी, यहां पर मैंने मान लिया गैलियम, यहां पर मैंने इंडियम, यहां पर मैंने थेलियम। बोरोन के बाद थेलियम, थेलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम। कुछ इस तरीके से याद रखो, वी शेप में एल्यूमिनियम आपका क्रिस्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, शेप बना के चीजों को याद रखने की कोशिश करो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक बन जाएगा बच्चों, अगर आपने नाइट्रोजन फैमिली को जब मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ऑक्सीजन फैमिली मैंने आपको समझाया है, आपको हेलोजन फैमिली अच्छे से समझाया, और आपको मैंने साथ ज़ेनोन कंपाउंड समझाया, तो उन सब से आपको बहुत चीजें आप कवर हो चुकी होगी। तो अब इसको समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है बच्चों। तो बोरोन फैमिली में बोरोन आपका नॉन मेटल होता है, जनरली कई बुकों में मेटल बोला है, कई बुकों में नॉन मेटल बोला है, तो इस चीज को कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप यहाँ पर इसको नॉन मेटल ही समझो। क्या समझो बच्चों, नॉन मेटल ही समझो, वो ज्यादा बेटर होगा। वैसे इसको सेमी मेटल के कैटेगरी में भी रखते हैं, लेकिन आप लोग इसको, जैसे आपको एनसीईआरटी में नॉन मेटल दिया है, तो नॉन मेटल ही इसको समझना है, आपको कोई अदर अपना दिमाग यूज नहीं करना है। ठीक है, अब ये हार्ड और ब्लैक सॉलिड होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका हार्ड और ब्लैक सॉलिड, हार्ड एंड ब्लैक सॉलिड होगा बच्चों। अब ये हार्ड एंड ब्लैक सॉलिड होगा, पहली बात तो ये चीजें मैं आपको बता दिया। ठीक है, और ये आपका एलोट्रॉप्स फॉर्म करेगा, मैनी एलोट्रॉप फॉर्म में। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है बोरोन का। क्यों होता है, रीजन ये है कि ये अपना आइकोसा हाइड्रोन स्ट्रक्चर बना लेता है, आइकोसा हाइड्रोन। अब ये तो आपने पहली बार नाम सुना है, आइकोसा हाइड्रोन। मतलब आइकोसा हाइड्रोन एक मतलब बहुत ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही भयानक, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बस ये जनरल नॉलेज है एक्स्ट्रा।
अब देखो एल्यूमिनियम आपका क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल होगा एल्यूमिनियम आपका। एल्यूमिनियम आपका क्या होगा बच्चों, सॉफ्ट मेटल होगा, ठीक है। और गैलियम भी आपका क्या होगा, मेटल होगा। गैलियम आपका क्या होगा, मेटल होगा। अब मेटल होगा तो आप इसमें गैलियम में ध्यान रखो, गैलियम का ध्यान रखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, गैलियम का आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका काफी कम होता है, 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका आपका कितना होगा, 2676 केल्विन। कितना, 2676 केल्विन। अब देखो इतना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जनरली आपके कौन से फॉर्म में अकर करेगा, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब आप जानते हो कि हाथ पे जैसे ही मैंने गैलियम को रखा था वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसका बॉयल तो होगा नहीं और मेल्ट अपने रूम टेम्परेचर पे होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे आपको मिलेगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगला क्या है, इसीलिए हाँ एक और पॉइंट में होता है, तो इसीलिए इसको थर्मामीटर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मरकरी से ज्यादा डेंस होता है। अब मरकरी से ज्यादा डेंसिटी होगी तो इसको थर्मामीटर में यूज कर सकते हैं, बैरोमीटर में भी कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है, क्योंकि इसका लिक्विड फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है। अब ज्यादा डिफरेंस होगा तो बैरोमीटर में मरकरी को हटा के गैलियम लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको गैलियम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। गैलियम अगर रख दिया तो क्या होगा, डेंसिटी इसकी याद होनी चाहिए आप लोगों को बस। तो ये मरकरी अगर मैं बैरोमीटर में अगर मैं लेता तो मैं गैलियम लेता, गैलियम लेता, जिससे क्या होता है मरकरी का हाइट आपका कितना था, 76 सेंटीमीटर राइज करता है या फिर 0.7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर गैलियम लेता तो 0.3, 0.4 या फिर पॉइंट एक्सिस मान लो तो 0.5 आपका 0.5 मीटर आपका राइज करता, ठीक है। इसीलिए आपको मैं गैलियम ही मैं लेता, ठीक है। जनरली और गैलियम के अलावा और भी मेटल है लेकिन इसको ज्यादा समझो। अब ये मेटालिक होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, मेटालिक होंगे और ये आपके क्या होंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, फिजिकल स्टेट का क्या क्या फिजिकल स्टेट मैंने लिखवाई है, ठीक है। अब देखो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपकी क्या होगी, डेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो डेंसिटी आपकी कम होगी। ये तो था आपका किसका, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं बच्चों इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज से तो हम तो सीधा सीधा बोल सकते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो पॉइंट ही नहीं है बच्चों ज्यादा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका पॉइंट ही नहीं है ज्यादा इसमें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जल्दी समझ में आएगा, बहुत ही जल्दी। तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका कल आपका कंपाउंड इसका खत्म होगा, देन आफ्टर आपका क्या खत्म हो जाएगा बच्चों, देन आफ्टर आपका कार्बन फैमिली स्टार्ट होगी। मतलब आपका 12, 13, 14 को आपका ये 12th वो जो 11th का 3rd है और 4th है दोनों खत्म हो जाएंगे। देन आफ्टर हम मूव करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट पे, और एस ब्लॉक एलिमेंट भी आपका इसी तरीके से जल्दी से खत्म होगा और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल लेके मैं खत्म करूंगा, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट अलग है। और पी ब्लॉक में इतना क्यों नहीं बताने का अब रहा, क्योंकि आपको पी ब्लॉक पहले ही मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस चीज को समझो। अब देखो पहला रिएक्टिविटी विद एयर, रिएक्टिविटी इन एयर, एयर में मतलब एयर में रिएक्टिविटी। अब एयर में रिएक्टिविटी कैसे होगा बच्चों, समझते हैं हम एक करके। क्रिस्टलाइन बोरोन मतलब क्रिस्टलाइन बोरोन, अगर मेरा क्रिस्टलाइन बोरोन होगा, क्रिस्टलाइन बोरोन का अगर मैं N2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो नो रिएक्शन। तो मुझे कौन सा बोरोन लेना पड़ेगा, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होगा आपका क्रिस्टलाइन, एक होगा एमोर्फस। तो मुझे एमोर्फस बोरोन लेना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन बोरोन में कभी नहीं लूंगा। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ O2 की रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों, इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, यहां पर टेम्परेचर की। तो यहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होने की वजह से यहां पर नो रिएक्शन होगा। तो अब जनरली मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके, ठीक है। और
यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसका ऑक्साइड बनाना चाहूँ तो ऑक्साइड कौन कौन से बनाएंगे बच्चों, ये E2O3 बनाएगा, एक आपका E2O बनाएगा। ठीक है, दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, E2O3 एंड E2O। कितने टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे बच्चों, ये E2O3 और E2O। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों एक्चुअली कि अगर मैंने बोरोन के एमोर्फस बोरोन की रिएक्शन करा दी, ठीक है, एमोर्फस बोरोन की रिएक्शन करा दी, देखो यहां पर अगर मैंने एमोर्फस बोरोन की रिएक्शन करा दी, B2O3 की एमोर्फस बोरोन की रिएक्शन कराई, किसकी, एमोर्फस बोरोन की रिएक्शन कराई, तो आपका क्या बना देगा, B2O3, क्योंकि क्रिस्टलाइन बोरोन तो करेगा नहीं। और अगर मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, Al2O3 हिट करने पर, और साथ साथ ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना देगा, AlN बना देगा। ये भी आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो ये आपका BNX कंपाउंड बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ये साथ साथ आपका इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, काफी इजी है। अभी मैं इसकी रिएक्शन आप देखो, ऑक्साइड्स की बात करता हूं तो यहां पर ऑक्साइड्स में अगर मैं बोलना चाहूं कि बोरोन ऑक्साइड, और देखो अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर ऑक्साइड लिख देता हूं मैं, B2O3, Al2O3, Ga2O3, En2O और Tl2O, ये तो +1 होते हैं ना, तो इसलिए +1 लिखा है। ये आपका क्या होता है, एसिडिक। ये आपके क्या होंगे, एम्फोटेरिक। ये आपके क्या होंगे, बेसिक। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एसिडिक है, कौन कौन से आपके, ठीक है, बेसिक नेचर के। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं बच्चों, इसमें ज्यादा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं, रिएक्टिविटी इन एयर में। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊं, ध्यान से समझना बच्चों, काफी अच्छा रिएक्शन है, काफी सिंपल और काफी अच्छा रिएक्शन है। देखो ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स और उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर B2O3 की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ करा दी तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बना लेगा, BOH होल थ्राइस, जिसको हम क्या बोलेंगे आगे जाके H3BO4 बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसके बारे में मैं काफी डेप्थ में बताऊंगा आप लोगों को, तो आपको डेप्थ में याद रखना है इसको। ठीक है, Al2O3 की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ करा दी तो क्या बना लेगा, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, उसी तरीके से मैंने Ga2O3 की रिएक्शन करा दी H2O के साथ तो आपका क्या बना लेगा, GaOH का होल थ्राइस। उसी तरीके से मैंने अगर इंडियम 2O की रिएक्शन H2O के साथ करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो INOH बना देगा। कुछ अल्कली मेटल की तरह दिख रहा है ना बच्चों, ये अल्कली मेटल की तरह बिहेवियर शो करता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये अल्कली मेटल की तरह बिहेवियर को रीअसेंबल करता है। इस चीज को पॉइंट को ध्यान रखो, TLOH का TLOH1, तो ये हाइड्रोक्साइड इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला हाइड्रोक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, वीक होता है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, दोनों एम्फोटेरिक होगा ये भी। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, बेसिक होगा। अब आप जानते हो कि मैंने ये भी बताया था, ये एम्फोटेरिक ये बेसिक क्यों होता है बच्चों, ये हम कैसे पता लगाते हैं कि ऑक्साइड एम्फोटेरिक है कि बेसिक है। इसका रिएक्शन H2O के साथ करा के हम पता लगाते हैं। किसका रिएक्शन, इनका रिएक्शन अगर हम H2O के साथ कराएंगे तो हमको पता लगेगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक वाले क्या होंगे बच्चों, एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, एम्फोटेरिक वाले आपके एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान से समझना, एम्फोटेरिक can react with acid as well as base, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, अब ध्यान से समझना, एम्फोटेरिक तो रिएक्ट करेगा लेकिन यहां पर जो आपका BOH3 होगा, अब वो भी आपका किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन बेस के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, ये बात तो पॉइंट है। ठीक है, अब सबका रिएक्शन में बेस के साथ भी कराता हूं, एक बार में एसिड के साथ भी कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने अगर देखो यहां पर पहला पॉइंट यहां से लिखता हूं, अगर BOH के होल थ्राइस का रिएक्शन
अगर मैंने NaOH के साथ करा दिया तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। आप जब भी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में डालेंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं बेसिक की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या होता है, अपने आप OH माइनस को इसके अंदर ले जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा Na प्लस BOH4। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो माइनस। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि देखो क्या होता है, ये वीक बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, बिहेव लाइक बेस, ये यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। सेकेंड रिएक्शन अगर मैं बोलना चाहूं कि सेकेंड रिएक्शन आपका क्या होगा, देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन H2O के साथ करा दी, अगर मैंने BOH थ्राइस की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ करा दी, फिर ये बिहेव लाइक बेस OH माइनस को ले लेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा इक्विलिब्रियम में H प्लस और BOH4 माइनस। ये तो सिंपल रिएक्शन है, ये अगर याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगी। अब ध्यान रखना कि NaOH और H2O की रिएक्शन अप्रोक्सीमेट सेम चलेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका किसका। अब देखो एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अगर एसिड होगा तो बेस के साथ, बेस होगा तो एसिड के साथ, एम्फोटेरिक होगा तो दोनों के साथ। समझो, एसिड होगा तो बेस के साथ, एक और बार आप लोग लिख सकते हो कहीं पर, एसिड होगा तो बेस के साथ, बेस होगा तो एसिड के साथ, एम्फोटेरिक होगा तो दोनों के साथ। ठीक है, तो ये भी चीजें आप ध्यान रख सकते हो। अगर मैं बोलना चाहूं कि थर्ड रिएक्शन इसी में LOH के होल थ्राइस का रिएक्शन, अगर मैंने HCl के साथ करा दिया तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में आपका H2 निकल जाएगा। देखो एसिड के साथ रिएक्शन, अगर मैंने इसी की रिएक्शन बेस के साथ करा दिया NaOH के साथ, तो आप लोग जानते हो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है, साथ में H2 गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन तो आपको कई बार मैंने लिखा रखी है और इसका तरीका भी बता रखा है कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि OH यहां चला जाएगा तो क्या होगा Na प्लस LOH का होल 4 माइनस। इसको इस तरीके से भी मैं कहीं कहीं रिप्रेजेंट करता हूं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अब फोर्थ रिएक्शन है बच्चों आपकी किसके साथ, अब देखो गैलियम भी आपका सिमिलर एल्यूमिनियम की तरह शो करेगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इंडियम और थेलियम भी दोनों सिमिलर शो करेंगे। तो इंडियम OH का रिएक्शन अगर मैंने, अगर आप देखो ये क्या है, बेस है, तो ये एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इंडियम क्लोराइड और साथ में क्या निकाल देगा H2O। तो मैंने अभी क्या बताया, देखो ये आपका एसिड है तो केवल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपका बेस है, ये आपका एम्फोटेरिक है तो एसिड एज वेल एज बेस के साथ कर रहा है, ये आपका बेस है तो ओनली एसिड के साथ कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शनों को समझ सकते हैं। नाउ फर्दर हम मूव करते हैं बच्चों यहाँ पर कौन से फॉर्म में, हैलाइड के फॉर्म में। ठीक है, हैलाइड के लिए हम शो करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हैलाइड के लिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर, तो हैलाइड के लिए देख लेते हैं, हैलाइड के लिए देख लेते हैं बच्चों यहां पर। देखो यहां पर मैंने ऑक्साइड के साथ साथ आपको एम्फोटेरिक, हाइड्रोक्साइड, इन सारे नेचर का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो थोड़ा इस सबको अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, काफी इजी है। ठीक है, यहां पर इस चीज को थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको और भी पॉइंट बताऊंगा जो आपको काफी ज्यादा आगे जाके यूज में आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक और, यहां पर ये आपका हो गया इसका। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट लिखाता हूं बच्चों इसके अंदर जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर, अब देखो बोरोन का अगर मैं सीधा एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराऊं, तो ये नॉट पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखो। आपका बोरोन का सीधा एसिड बेस के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये आपका क्या होगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर बोरोन का अगर मैं ऐसा एसिड लूं जो खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो ये आपका H3BO3 में कन्वर्ट होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों से अक्सर घुमा के पूछने के लिए ये तैयार रहेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का तैयार रहेगा आप लोगों को घुमा के पूछने के लिए। अब क्या होता है एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम आपका HNO3 के साथ कैसा नेचर शो करेगा, एल्यूमिनियम HNO3 के साथ आपका पैसिव नेचर शो करेगा, ये मैंने बताया था। क्या करेगा, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा,
ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा और ऑक्साइड लेयर फॉर्म करने के बाद ये रिएक्शन बंद आपकी हो जाएगी, इसका मतलब नो रिएक्शन। तभी हम HNO3 को, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को एल्यूमिनियम के कंटेनर पे रखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फिर से देखो, कई रिएक्शन आपको फिर से मिली है। ठीक है, आप देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलाइड। ठीक है, हैलाइड के थ्रू। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड वो हैलाइड, मैंने ऑक्साइड्स के बारे में बता दिया, हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बता दिया। ठीक है, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझो आप लोग। ठीक है, बस याद रखना है, याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? क्रिस्टलाइन वाला बोरोन आपका कभी भी आपका ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हम लेंगे हमेशा एमोर्फस लेंगे। हम कौन सा लेंगे? एमोर्फस लेंगे। बिना हीट के नहीं होगा, हीट देना ही पड़ेगा। बिना हीट के कराना चाहिए तो नहीं बनेगा। फिर आपको कौन कौन सा बेसिक होता है, कौन कौन सा एम्फोटेरिक होता है, कौन कौन सा एसिडिक होता है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद आप H2O में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। कौन सा हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, कौन सा हाइड्रोक्साइड आपका एम्फोटेरिक होता है, कौन सा वो ना हाइड्रोक्साइड आपका एसिडिक होता है। एसिडिक वो हाइड्रोक्साइड कैन रिएक्ट विद ओनली बेस NaOH। ठीक है, और एम्फोटेरिक रिएक्ट विद बेस एज वेल एज एसिड। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और जो बेसिक होगा वो केवल और केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। ये सारी बातें हो चुकी है। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर अगला पॉइंट आपका हैलाइड के साथ रिएक्टिविटी। तो हैलाइड के साथ मैं आपको बता देता हूं, हैलाइड के साथ तो E जब आपका X2 के साथ, यहां पर E कुछ भी हो सकता है, EX3 कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दो। ठीक है, यहां पर होगा E आपका ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे, ये हो जाएगा आपका इंडिका तेल बेचे। थोड़ा शॉर्टकट तो आप लोग जानते हो बच्चों ये सब तो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, थेलियम। अब ये सब चीजें उतना आपको मायने नहीं रखेगा, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और साथ साथ में आपका EX भी बनाएगा। और EX कौन बनाएगा बच्चों? आपका इंडियम और थेलियम, क्योंकि ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सब आपको याद होगा बहुत ही अच्छे से। आप लोग अच्छे बच्चे हो तो आप लोगों को हर सारी चीजें याद रहती है। ठीक है, अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर आपका क्या होगा? बी की रिएक्शन। सबसे पहले एक एक करके सारी रिएक्शन देख लेते हैं। बी की रिएक्शन X2 के साथ शो करेंगे तो BX3 बनाएगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप X2 के साथ कराओगे तो वो AlX3 बनाएगा। Ga की रिएक्शन X2 के साथ कराएंगे तो GaX3 बनाएगा और साथ में GaX भी बनाएगा। लेकिन GaX3 आपका ज्यादा अमाउंट में बनेगा। GaX3 आपका क्या बनेगा? ज्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर इंडियम में आपका क्या बनेगा? X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आगे क्या लिख रहा हूँ वही आपका मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट होगा, बाद वाला मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर थेलियम की रिएक्शन X2 के साथ करा दूं तो आपका क्या बनेगा? थेलियम TLX। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपका रीअसेंबल करता है किसकी तरह? अल्कली मेटल की तरह। फिर मैं बता रहा हूँ अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ए ग्रुप की तरह ये आपका रीअसेंबल करता है। इन दोनों में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये बात तो आप जानते हो। और इन सब में क्या होगा? आयोनिक कैरेक्टर, कंप्लीट आयोनिक कैरेक्टर। और आयोनिक कैरेक्टर होने की वजह से इसका आयोनिक कैरेक्टर भी है और इसका आपका +1 स्टेबल भी है और ये आपका उसकी तरह कंपाउंड भी बनाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज थेलियम कैन रिसेंबल विद अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद होगी, ये चीजें आप लोगों को याद नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों, आप लोगों को याद होगी। तो हम लोगों को अभी इसमें केवल और केवल बोरोन के बारे में और एल्यूमिनियम के बारे में जानना है। इसकी तो ये आपका आयोनिक कैरेक्टर है तो उतना हमको प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं आएगी। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसी का प्रॉपर्टी बार बार वेरी करता है, बाकी किसी का प्रॉपर्टी आपका वेरी नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिए आप लोग अच्छे बच्चे हो। देखते हैं अब BX3। अब BX3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, स्ट्रक्चर ऑफ BX3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बोरोन X। बोरोन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गए। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर बनाया। कौन सा बनाया बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन वाला आपका क्या बनाया? बोरोन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन इन BX3। ठीक है, कौन? बोरोन रखता है। ठीक है, अब देखो इसीलिए इसका क्या होता है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला क्या होता है बच्चों?
आप लोग जानते हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला लुईस एसिड होता है। और लुईस एसिड क्यों ना हो, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, इसके पास वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल भी होगा बच्चों इसके पास। अब वैकेंट प्योर बी पी ऑर्बिटल भी होगा, वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल भी होगा, तो ये आपका क्या होगा? लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड होगा। तो ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था आपका इसमें से कि अब देखो वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल होगा तो कैसे हम इसको समझाएंगे, इसके लुईस एसिडिक कैरेक्टर को देखो। लुईस एसिड कौन होता है? जो अपने में लोन पेयर ले, और लुईस बेस कौन होगा? जो अपने में से लोन पेयर नहीं ले। ठीक है, लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो समझना है इस बात को। अगर मैंने NH3 के पास लोन पेयर होता है, इसलिए ये आपका क्या होता है? लुईस बेस। अब BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या होगा बच्चों? आपका लुईस एसिड। तो ये इसको लोन पेयर देगा, तो यहां पर क्या बना लेगा? NHH, और यहां पर आपका क्या होगा? BXXX। और अब आप समझ सकते हो कि इसका भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आप लोगों को बताया था ये अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही अपना लोन पेयर देगा तो बोरोन के पास चार बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो आप जानते हो Lp प्लस Bp। अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं तो कितना आएगा? 4 जब स्टेरिक नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज। अब यहां पर सिमिलर NH3 का sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और पहले भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का जेई ने पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो कि कहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, ऐसा करके पूछा था। 4 रिएक्शनें थी, तो यहां पर इस रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना आपका काम बनता है बच्चों। इस रिएक्शन में आपका ध्यान रखना काम बनता है। अब हम बात करते हैं कि लुईस एसिड है, तो BH3 तो आपके बहुत सारे होते हैं, BH3 तो आपके बहुत सारे होते हैं। लुईस एसिडिक कैरेक्टर तो देख लेते हैं। लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BH3, लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ BH3। अब BH3 कौन से होते हैं बच्चों आपके? BF3 होते हैं, BCl3 होते हैं, BR3 होते हैं, एंड BI3 होते हैं। ये सारे आपके लुईस एसिडिक कैरेक्टर होंगे। अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर बोरोन F। ठीक है, यहां पर बोरोन Cl। यहां पर मैं सारे स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आपको और समझ में आए। Br। और यहां पर आयोडीन का थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। वो आयोडीन का इसके आगे समझ लेना बच्चों, आप लोग नहीं बना ही देता हूं, नहीं तो आप लोगों को डाउट होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो यहां पर बोरोन के पास सब में वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, यहां पर लोन पेयर किसका होगा? 2p का। यहां पर लोन पेयर किसका होगा? 3p का। यहां पर लोन पेयर किसका होगा? 4p का। यहां पर लोन पेयर किसका होगा? 5p का। अब देखो 2p वाला, ये भी आपका वैकेंट ऑर्बिटल 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, सारे वैकेंट ऑर्बिटल भी 2p है। तो 2p वाला इसको लोन पेयर देगा वैकेंट ऑर्बिटल में, 3p वाला भी देगा, 4p वाला भी देगा, और 5p वाला भी देगा। लेकिन सबसे अच्छे से कौन देगा? जिसके बीच में एनर्जी गैप कम होगा। तो 2p के बीच में एनर्जी गैप कम होगा, तो ये ज्यादा अच्छे से देगा, तो इसकी वैकेंसी को क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा। तो फ्लोरीन fulfilled the vacant orbital of boron, but आयोडीन के 5p और 2p के बीच में ज्यादा एनर्जी गैप है। तो यहां पर बोल सकते हैं आयोडीन can't fulfilled the vacant orbital completely। अब यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल कंप्लीटली जब ये फुलफिल नहीं करेगा, समझना बात को, फ्लोरीन आपका वैकेंट ऑर्बिटल को अच्छे से फुलफिल कर देगा, क्योंकि 2p के बीच एनर्जी गैप सबसे कम,
और यहां पर आपका 3p और 5, यहां पर 2p और 3p के बीच एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब ये आपका पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल से होगा। तो आयोडीन आपका वैकेंसी को फुलफिल ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्लोरीन आपकी इसकी वैकेंसी को अच्छे से कर पाएगा। और लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या है? लुईस एसिड क्या होता है? विच कैन कंटेन वैकेंट और ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके अंदर वैकेंट और ऑर्बिटल कंटेन होगा, विच कैन कंटेन, विच लिख देता हूं आपको समझ में आएगा, विच कैन कंटेन वैकेंट और ऑर्बिटल। अब आप बता सकते हो कि इसके अंदर वैकेंसी किसके अंदर होगी? बची हुई, ये तो फुलफिल कर रहा है वैकेंसी को, ये उतना फुलफिल नहीं कर रहा, तो जिसके अंदर वैकेंसी होगी वो वैकेंट ऑर्बिटल उसके अंदर होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल उसके अंदर होगा तो उसकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा? आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं बोलना चाहूं कि बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी कहां सबसे ज्यादा होगी, जिसने इसके वैकेंट ऑर्बिटल को फुलफिल किया, तो ये तो था लुईस एसिडिक कैरेक्टर का, लुईस एसिडिक कैरेक्टर का। अब एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मतलब सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी? आप लोग जानते हो BF3 में सबसे ज्यादा, उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3, उसके बाद Bi3। तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या होगी। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी इजी है, ये सब आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब एक और पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आज से ही ध्यान रखना और हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, काफी अच्छा पॉइंट है। BF3 कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस, ये अक्सर पूछता है, BF3 कांट हाइड्रोलाइसिस। अब क्यों होगा हाइड्रोलाइसिस, क्यों नहीं होगा? अब देखो, अगर BF3 को जबरदस्ती मैंने H2O के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करा के, ये +3 का है, यहां पर मैंने +3 का एसिड बना दिया, जबरदस्ती कराया बच्चों, ये नहीं होगा, जबरदस्ती कराया। ठीक है, अब देखो ऐसा होगा, ये H3BO3 जनरली अभी याद रखो, H3BO3 के बारे में बताऊंगा तो वहां पर आपको क्लियर होगा। अब BF3, अब ये बताओ यहां पर BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, BF बॉन्ड क्या है? BF बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन, BF बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, BF बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन BO बॉन्ड। BF बॉन्ड आपका किससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? BF और BO बॉन्ड से। जब BF बॉन्ड आपका BO बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो कभी भी ऐसी केमिकल रिएक्शन ही नहीं होती जहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के वीक बॉन्ड बने। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के वीक बॉन्ड बनने वाली रिएक्शन ही नहीं होती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O के अंदर डिसोल्व करना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका H2O के अंदर डिसोल्व करना। जब आप H2O के अंदर डिसोल्व करोगे तो आपका यहां पर H2O के अंदर BF3 हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, BF3 आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इसी तरीके से NF3 का भी कंसेप्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट हम यहां पर बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर H2O के पास लोन पेयर है, बोरोन के पास वैकेंट और ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोलाइसिस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वीक बॉन्ड टूट के, सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट के कभी भी आपका ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जहां पर आपका वीक बॉन्ड बने। ठीक है, तो ये H2O के साथ इस तरीके से तो रिएक्शन नहीं करता, तो ये कैसे करता है? देखो, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये आपको समझ में आया, ये आपको समझने वाली बात थी। तो ये H2O के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा मैं वो बताता हूं आप लोगों को, समझना बात को। अगर मैंने BF3 की रिएक्शन H2O के साथ करा दी तो क्या बनेगा? ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, H प्लस BF3OH माइनस, ऐसा होगा। ठीक है, BF3OH माइनस इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर मैंने इसकी H2O के साथ करा दिया, फिर मैंने H2O के साथ करा दिया, तो अब H2O के साथ करा दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जाएगा H प्लस के पास, तो यहां पर क्या बना लेगा? H3O प्लस। अब इस अंदर तो फुलफिल होने के बाद ये कुछ नहीं कर सकता, ये बन जाएगा। काफी इजी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर AlCl3 मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, AlCl3 एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म, AlCl3 एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के माइंड में,
वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर आपने नहीं बताया, ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं। AlCl3 एग्जिस्ट इन अ डाइमर फॉर्म। Al3Cl3 आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन से, Al2Cl6 में। अब आप बोलोगे कि ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, चलो ठीक है, तो आपके मन में आया होगा कि ये Cl, ये Cl, ये Cl, इसके पास भी वेकेंट और ऑर्बिटल होगा। सर ये यहां पर बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगी? तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसका ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन दोनों का साइज क्या है, साइज विल बी हाई, साइज विल बी हाई, साइज विल बी हाई, साइज काफी हाई होने की वजह से ये आपस में बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे। सो इट कैन नॉट, सो हियर बैक बॉन्डिंग कैन नॉट अकर, बैक बॉन्डिंग कांट अकर, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग आपकी नहीं होगी। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए ये क्या बनाएगा बच्चों, आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, ये आपका डाइमर फॉर्म में। जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसा अगर आप लोगों ने पढ़ते गए, आपका पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सारे ब्लॉक कवर होते जाएंगे, ठीक है। और इसका रिविजन मैं अभी स्कूल में भी ले रहा हूं, तो आप लोग समझ भी सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर लार्जर साइज होने की वजह से यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो यहां पर Al2Cl6 में क्या होगा, Al2Cl6 में आपका क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन। अब क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बॉन्ड का नहीं, ये वाला जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। वेकेंट और ऑर्बिटल यहां नहीं बनाता, यहां बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और यहां पर ये वाले जो क्लोरीन का लोन पेयर है ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। तो जनरली स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, Al, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर आपका इस तरीके से डेटिव बॉन्ड, ये एल्यूमिनियम, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, ये डेटिव बॉन्ड, ये क्लोरीन। तो मैंने आपको बताया था जिसके पास टर्मिनल एटम के पास लोन पेयर होगा तो वो क्या करेगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर में बताया सारे स्ट्रक्चर्स। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 सेंटर है। ये 3 सेंटर के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 बॉन्ड के और 2 इसने जो लोन पेयर दिया। तो टोटल कितने हो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और कितने सेंटर, 3 सेंटर। 3 सेंटर के बीच 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। तो ये तो था इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आज आपको पढ़ाई है। आई होप सो कि आपको पूरा बोरोन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज एक लाइन से समझ में आया होगा। जैसा मैंने लिखा है वैसा आपको मगअप करना है। कोई चांस नहीं है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप समझ के टॉप कर जाओ, नहीं, मगअप तो आपको करना है। मगअप के साथ साथ सबसे पहले इसको समझो, देन आफ्टर इसको मगअप करो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली मगअप करने की कोशिश करोगे तो इम्पॉसिबल, आप अगर समझ के मगअप करोगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप सो कि आपको यहां तक का आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।